हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं 2026 में उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर, सीयूटी के अंदर कौन सा कोड लेना है, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला और फॉरमोस्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि सर क्या डीयू में 1 साल का बीएड हो गया। देखो, इसके रिगार्डिंग डीयू ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जो मुझे पर्सनल चीजें नजर आ रही हैं बीएड की एलिजिबिलिटी देखकर और बाकी चीजें देखकर, मुझे ये लगता है डीयू में बीएड अभी भी 2 साल का ही है, अभी 1 साल का नहीं हुआ। अब इस बात को सोचकर काफी बच्चों को ये लगेगा कि सर आपने तो कहा था कि 1 साल का बीएड हो जाएगा। जी हाँ, मैंने अपनी मन मर्जी से नहीं कहा था, मैंने उस ड्राफ्ट को देखकर ही कहा था, तो एनसीटीई ने रिलीज करा था। अब डीयू उसको कब तक इंप्लीमेंट करेगा ये डीयू के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मुझे ऐसा लगता है 2 साल का ही है। हो सकता है 1 साल का बीएड हो गया हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है 2 साल का ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दो तरह से समझनी है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास या तो बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो, और यदि आप एससी एसटी या डिसेबल कैंडिडेट हो तो 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बैचलर डिग्री है तो 55% मार्क्स आपके उसमें कंपलसरी हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट है बीएड में इनरोल करने के लिए। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? दूसरी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपको ये सब्जेक्ट समझने पड़ेंगे जो कि पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं और टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, डीयू में बीएड में एडमिशन लेने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो। तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स में, तो ही आप उसको ले सकते हो। जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी बैचलर डिग्री की वो तो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? जैसे फॉर एग्जांपल डीयू में बीएड ऑफर करा जाता है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में ऑफर करा जाता है, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसमें ऑफर करा जाता है। सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी में ऑफर करा जाता है। कॉमर्स बीएड है, अदर लैंग्वेजेस में पंजाबी और उर्दू है, और होम साइंस में बीएड ऑफर करा जाता है। जो दूसरी एलिजिबिलिटी है उसमें ये लोग बात बोलते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट को आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने अपनी क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि बैचलर या मास्टर डिग्री में पढ़ा होना चाहिए, कम से कम 200 मार्क्स का या कम से कम 8 क्रेडिट्स का कोर और इलेक्टिव में। या तो 8 क्रेडिट्स का वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए या कम से कम 200 मार्क्स का पढ़ा होना चाहिए, और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीएड करना चाहता हूं इकोनॉमिक्स में, तो या तो मेरे पास बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की डिग्री है, तो जाहिर सी बात है भाई वो क्रेडिट वाली रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो जाएगी। या अगर मेरे पास बीए प्रोग्राम है तो मैं ये देखूंगा बीए प्रोग्राम में मैंने इकोनॉमिक्स कम से कम 8 क्रेडिट्स का पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ कोर या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। या मैंने अगर एमए इन इकोनॉमिक्स करा हुआ है तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एमए इन इकोनॉमिक्स वाला बच्चा बीएड इकोनॉमिक्स में इजीली एलिजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आपको समझने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बायोलॉजी में बीएड करना है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट मैंने या तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी किया है, या बीएससी में बायोलॉजी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, या एमएससी बायोलॉजी करा है, ठीक है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स का केस हो गया, लैंग्वेज का केस हो गया। अब जैसे मैंने बीकॉम करा है, बीकॉम में मैंने कोई लैंग्वेज पढ़ी है 8 क्रेडिट की, इंग्लिश पढ़ी है या हिंदी, तो भी मैं एलिजिबल हूँ। कोर में पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन समझ गए, जेनरिक में। इसी तरीके से अदर लैंग्वेज पंजाबी, उर्दू, बीए ऑनर्स अगर मैंने करा है किसी लैंग्वेज में तो उस लैंग्वेज में बीएड कर सकता हूँ। मास्टर्स करा तो मास्टर्स कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझनी है, यानी कि कुछ पॉइंट्स और समझने हैं। कैंडिडेट विद बीए और एमए इन मैथमेटिक्स और बीकॉम पास विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आपने बीए या एमए इन मैथमेटिक्स करा है या बीकॉम कोर्स करा है उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप मैथ्स में बीएड कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ही ऑफर करा जाता है, ये बोल रहे हैं। सोशोलॉजी जो है सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑफर करा जाता है। और जो कैंडिडेट एमकॉम करे हुए हैं वो कॉमर्स में बीएड कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स में बीएड करने के लिए बीकॉम इनफ नहीं है, उसमें एमकॉम जरूरी है। हाँ, बीकॉम वाले किसी और सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह में या इकोनॉमिक्स वगैरह में, अगर वो उन्होंने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और बाकी ये बता रहे हैं लैंग्वेज कोर्स पंजाबी, उर्दू महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में ही अवेलेबल है। होम साइंस का जो कोर्स है वो केवल लेडी इरविन कॉलेज में अवेलेबल है, और इसके लिए बीएससी होम साइंस या एमएससी होम साइंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है।
और इसके अलावा अगर आपने मैनेजमेंट या लॉ में डिग्री करी है तो आप डीयू से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये डिटेल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। लेडी इरविन कॉलेज की कितनी सीट्स हैं, अनरिजर्व की 50 हैं, फिर SC ST OBC और अदर कैटेगरी की सीट्स मैट्रिक्स अवेलेबल है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसकी अलग अलग सब्जेक्ट जो इस इंस्टीट्यूट में ऑफर करा जा रहे हैं बीएड के, उनका सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। फिर इसी तरीके से MVCE और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज केवल वुमेन्स के लिए है और लेडी इरविन भी केवल वुमेन्स के लिए है, बाकी के 2 कॉलेज कोएड है। ठीक है, ये आप लोगों की डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर रहता है बीएड का, वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। देखिए, जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहां पे फीस काफी कम लगेगी, अराउंड 6,000 या 6,500 साल भर की फीस लगेगी। लेकिन जो बाकी के कॉलेजेस हैं उसमें कुछ कॉलेज में फीस 17,000 के आसपास भी लग सकती है, कुछ कॉलेज में 25-30 हजार एक साल की फीस भी लग सकती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी फीस स्ट्रक्चर आप लोग समझ लो। ये बात हो गई। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ CUET के बारे में। देखो, आपको CUET का जब फॉर्म भरोगे आप, क्योंकि बीएड में एडमिशन CUET के थ्रू ही होंगे, तो आपको उसमें कोड सेलेक्ट करना होता है। तो आपको ये सोचना है कि आप किस सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो। जैसे आप साइंस के किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो COQ P06 आपको CUET के फॉर्म में कोड सेलेक्ट करना है। मैथ्स में करना चाहते हो तो COQ P07 है। लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी संस्कृत तो COQ P05 है। सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हो COQ P04 है। फिर इसी तरीके से कॉमर्स के लिए और बाकी अदर लैंग्वेजेस के लिए और होम साइंस के लिए COQ P03 है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ऐसा बच्चा है, मान लीजिए मैं बीएड करना चाहता हूँ, मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किसी एक में करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों के लिए भी एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने बीए में हिस्ट्री और पॉल साइंस 8 क्रेडिट्स का कम से कम पढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं COQ P04 कोड चूज करूंगा और एक ही एंट्रेंस दूंगा। एक ही एंट्रेंस से जितने भी इस कोड के अंदर सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं सबके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है। CUET तो आप दे सकते हो भाई, अगर आप मान लो लैंग्वेज का CUET भी देना चाहते हो और सोशल साइंस का दे सकते हो। लेकिन जब DU का काउंसलिंग फॉर्म निकलता है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आप काउंसलिंग फॉर्म में केवल एक सब्जेक्ट का ही प्रेफरेंस दे सकते हो। आपने 2 सब्जेक्ट का बीएड दिया, लैंग्वेज के लिए और सोशल साइंस के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन काउंसलिंग फॉर्म में दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अब ये जो कोड वहाँ पे अवेलेबल है, इनका पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आइए उसकी बात करते हैं। सिलेबस के लिए ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से फॉर्म भरा जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि फॉर्म भरना कैसे है, उस वीडियो को देखकर आप फॉर्म भर सकते हो। राइट, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ सिलेबस का आपको लिंक मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद ये है आपकी सिलेबस वाली वेबसाइट, जहां पर आपको सारे जो कोर्सेज वगैरह है उनका सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि हम बीएड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कॉमन वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बीएड का जो सारा स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे COQ P03 बीएड है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक PDF मेरे सामने डाउनलोड होगी। सिलेबस है P03 का, है बीएड का। अब P03 में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा अपने ब्राउजर में। अब कॉमन जो आप लोगों का पैटर्न है CUET का वो कुछ इस प्रकार होगा। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, MCQ बेस्ड पेपर होगा, बहुत लैंग्वेज में पेपर आएगा। सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर के लिए -1 होंगे। और ये पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड में होगा। COQ P03 का डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड, GK रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, वो बाकी सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से कोई और सा कोड है बीएड का, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, COQ P04, वो यहाँ पे अवेलेबल है। वो यहाँ आके आप लोग देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, NTA की वेबसाइट पर इनके प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल होंगे, वो भी आप वहां पे देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई बेसिक चीजों की और सिलेबस वगैरह की। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको CUET PG का फॉर्म भरना है और उसमें अपना कोड बहुत केयरफुली चूज करना है। CUET का PG का फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिलहाल 14 जनवरी है, जो कि उम्मीद है फर्दर एक्सटेंड होगी। फॉर्म भरना कैसे है इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपको CUET PG में अपियर होना है, जो कि मार्च में कंडक्ट होगा। इसके फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो भी आपका सेंटर होगा उसमें आप अपियर हो जाओगे। इसमें अपियर होने के बाद CUET PG का जो रिजल्ट है मोस्ट लाइकली अप्रैल के लास्ट वीक
या मई के फर्स्ट वीक तक या मिड मई तक भी कई बार हो जाता है, वो आ जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में डीयू का काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब सीयूडी पीजी का रिजल्ट आ जाएगा। डीयू के काउंसलिंग का प्रोसेस का मतलब ये है कि डीयू जो है वो अपना फॉर्म निकालेगा काउंसलिंग का, जो आपको भरना पड़ेगा। उसकी फीस अराउंड 250 रुपए की होती है। और मैं सीयूडी पीजी की फीस आपको बता दूं, वो अराउंड होती है आप लोगों की 1400 या 1500 के आसपास, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। कैटेगरी के हिसाब से फीस थोड़ा कम बढ़ती हो सकती है। तो डीयू का काउंसलिंग फॉर्म निकाला जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रेफरेंस डिटेल, यानी कि आपका कोर्स अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप किस कॉलेज में प्रेफर करना चाहते हो, या आपने मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है तो आप सेम फॉर्म में मल्टीपल कोर्सेज का भी फॉर्म भर सकते हो। फीस उसकी अलग अलग जाएगी। जैसे आपने बीएड और एलएलबी और एमए पॉलिटिकल साइंस सबके लिए अप्लाई करा है, तो सबके लिए एक ही फॉर्म में फॉर्म भरा जाएगा। पहले एक कोर्स का फॉर्म भरेंगे, फिर लॉगिन करके दूसरा कोर्स का भरेंगे, वो एक ही फॉर्म में होगा। बाकी अगर एक कोर्स जो है मल्टीपल कॉलेजेस में अगेन ऑफर करा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग एक ही फॉर्म के अंदर जो मल्टीपल कॉलेजेस हैं उसका प्रेफरेंस भरोगे कि फर्स्ट पे वाला कॉलेज चाहिए, सेकंड पे वाला। उस प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस जो आपका सीयूडी का स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपको सीट मिलेगी। तो इस काउंसलिंग फॉर्म में बाकी सारी डिटेल्स दोगे आप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। अगर उस टाइम तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाओगे, नहीं आया होगा तो सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट भी उस टाइम तक लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समय इन फ्यूचर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट अपलोड करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं उनको लगाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस टाइम पर नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग उन बच्चों को भी लगाना पड़ता है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं और काउंसलिंग फॉर्म निकल जाते हैं। वो सारे अंडरटेकिंग जब काउंसलिंग फॉर्म का ब्राउचर आएगा डीयू का, उसमें अवेलेबल होते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के मैन्युअली फिल करके वो लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कुछ और आपका कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है या कश्मीरी माइग्रेंट, कुछ भी कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी में जो भी बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है जी। तो जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे, ये फॉर्म अराउंड सीयूडी पीजी के रिजल्ट के बाद निकलेगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मई के 3rd या 4th वीक में ये फॉर्म निकल सकता है। ये फॉर्म कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा। उसके बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी कम से कम 2 से 3 राउंड्स निकालती है। हर राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी आपके डैशबोर्ड में शो करेगा कि आपके कोर्स की हाईएस्ट या मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है और क्या आपको उस राउंड में कोई सीट मिली है। अगर मिली है तो कौन सी सीट मिली है। सीट अगर आपको मिल जाती है किसी राउंड में तो आपको उस सीट को ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। वेरिफिकेशन के बाद आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन पोर्टल में खुल जाता है। फीस पेमेंट के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं, उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना होता है, क्योंकि जनरली जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया अभी ऑनलाइन वही जनरली चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और समझनी है, अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। अगर आपको किसी राउंड में एडमिशन मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड करने के लिए भी आपको करंट राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ता है, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हो। अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको प्रेफरेंस हायर मिल जाए या सेम प्रेफरेंस आपका रिटेन रहेगा, ठीक है जी। ये डिटेल प्रोसेस होता है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग वगैरह होती है, उसके बाद हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिटेल एडमिशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।